हेलो फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो में स्वागत है। आज एक नेटिव की कुंडली मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गैम्बलिंग और पैसे के नुकसान से संबंधित कैसे एक एनर्जी फ्लो से हम समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर दशा में कुछ भाव एक्टिवेट होते हैं और एक एनर्जी का चैनल बनता है, जिससे ये पता चलता है कि ये पैसे के नुकसान का, चाहे वो गैम्बलिंग की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो, व्यक्ति के पैसे का नुकसान होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर टाइटल लिखा है मनी लॉस एंड गैम्बलिंग। और पैसे के जो हाउसेस होते हैं कुंडली में, वैसे सेकंड हाउस को वेल्थ का हाउस कंसीडर किया जाता है और 11th हाउस को प्रॉफिट का हाउस कंसीडर किया जाता है और 12th हाउस को लॉस का हाउस कंसीडर किया जाता है, हानि का भाव। अब यहाँ पे जब इस व्यक्ति की सूर्य की महादशा आई 6 साल की, और सूर्य की महादशा में जुपिटर का अंतर आया और प्रतंत्र आया शनि का, तो इस व्यक्ति का बहुत सारा पैसे का नुकसान हुआ। गैम्बलिंग में इसने अपने बहुत सारे पैसे को लूज कर दिया, अपना पैसे का नुकसान इसने सफ़र किया। तो देखिए, अब इसको समझते हैं हम एनर्जी फ्लो से। अब एक चीज़ देखिए, जो सूर्य इस कुंडली में 5th हाउस का कारक है, और जो गैम्बलिंग शब्द है वो एक स्पेकुलेशन एक्टिविटी है, और स्पेकुलेशन एक्टिविटी को 5th हाउस और 8th हाउस से कंसीडर किया जाता है, देखा जाता है। 5th का लॉर्ड सूर्य अपने से 12वें भाव में बैठा है। जैसे ये सूर्य का हाउस है 5 नंबर लियो साइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये सूत्र है कि जब कोई भी प्लेनेट अपने भाव से 12वें भाव में चला जाता है तो वो अपने भाव का नुकसान करता है। तो यहाँ से सूर्य की एनर्जी 4th हाउस में गई है। एरो से मैंने एनर्जी फ्लो को दिखाया हुआ है, और केतु का डिस्पोजिटर है सूर्य। तो सूर्य जब यहाँ से यहाँ गया तो अपनी एनर्जी के साथ साथ वो केतु की एनर्जी को भी कैरी करके लेके गया। केतु को स्कॉर्पियो साइन का को लॉर्ड कंसीडर किया गया है। मंगल और केतु की एनर्जी एक जैसी कंसीडर की गई है। मंगल की भी विस्फोटक एनर्जी होती है, केतु की भी विस्फोटक एनर्जी होती है। तो अगर हम केतु को स्कॉर्पियो का को लॉर्ड भी कंसीडर करें तो हम ये मान सकते हैं कि 8th हाउस की एनर्जी 5th हाउस में केतु के माध्यम से पहुंच रही है। तो जब सूर्य 5th हाउस से 4th हाउस में गया तो वो केतु की एनर्जी को कैरी करके लेके गया। और सन का डिस्पोजिटर यहाँ पे देखिए क्या है, 4 नंबर है। ये जो 4 नंबर साइन है ये चंद्रमा का साइन है, कैंसर साइन है। तो यानी कि सन का डिस्पोजिटर हुआ चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है 8th हाउस में, यानी कि एनर्जी 5th से होती हुई 4th हाउस में और 4th से होती हुई 8th हाउस में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वो मंगल है, और मंगल बैठा है 12th हाउस में, हानि के भाव में। और यहाँ से जो एनर्जी है 8th हाउस से पहुँच गई 12th हाउस में, और 12th हाउस के अंदर जो मंगल का डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो बैठा है धन भाव में। तो एनर्जी 12th हाउस से 2nd हाउस में, आपके वेल्थ के हाउस में चली गई। तो यानी कि 8th हाउस की एनर्जी 12th हाउस की एनर्जी पहुंच गई है आपके धन भाव में, आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन के भाव में। तो पर अब हम ये जानेंगे कि ये सूर्य की दशा में क्यों हुआ। देखिए, सूर्य बैठा है शनि के पुष्य नक्षत्र में, और सूर्य ने एक्टिवेट कर दिया 5th हाउस को। 5th हाउस स्पेकुलेशन एक्टिविटी है, और जब सूर्य का डिस्पोजिटर चंद्रमा 8th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस भी एक्टिवेट हो गया। अब यहां पर 2 हाउस एक्टिवेट हुए, 5th हाउस और 8th हाउस। तो ये एनर्जी 5th हाउस से चलती चलती 12th हाउस होते हुए 2nd हाउस में पहुंच गई। अब 2nd हाउस में जुपिटर बैठा है, और 2nd हाउस में साइन है टॉरस। टॉरस का जो लॉर्ड है वो वीनस भी 2nd हाउस में ही बैठा है, और 2nd हाउस का कारक बनता है जुपिटर। एक थ्योरी है कारको भावनाशय, यानी कि कारक को अपने हाउस में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जब यहां बैठेगा, वो इस भाव का कारक है, धन भाव का। तो और जुपिटर पे किसी भी तरह का एफ्लिक्शन अगर यहां पे आता है तो ये 2nd हाउस भी एफ्लिक्ट होता है, इसका लॉर्ड भी एफ्लिक्ट होता है, और जुपिटर भी एफ्लिक्ट होता है। पर आप देखेंगे कि डायरेक्टली जुपिटर के ऊपर या वीनस के ऊपर या 2nd भाव के ऊपर किसी भी मैलिफिक ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, दृष्टि नहीं है, प्रभाव नहीं है। देखिए, मंगल यहाँ पे है तो मंगल की 4th दृष्टि 3rd हाउस पे आ रही है, बुध पे 2nd हाउस पे नहीं आ रही है। राहु की 5th दृष्टि भी
यहाँ नहीं पहुँच रही है। फिर सैटर्न की थर्ड दृष्टि यहाँ पे आ रही है और सैटर्न की 10th दृष्टि जो है वो यहाँ पे आ रही है और सैटर्न की 7th दृष्टि थर्ड हाउस में आ रही है। यानी कि सैटर्न, राहु, मंगल, केतु जैसे ग्रहों का मैलेफिक इफेक्ट सेकंड हाउस में नहीं आ रहा है, तो फिर भी पैसे का लॉस हुआ कैसे? देखिए, डिस्पोजिटर थ्योरी के माध्यम से जो जुपिटर है उसका एनर्जी फ्लो पहले हम समझेंगे, उसका एनर्जी का क्वालिटी कैसा है, एनर्जी का फ्लेवर कैसा है। जुपिटर यहां पर जो है डिस्पोजिटर शनि का बनता है और यहां पे मंगल का डिस्पोजिटर भी जुपिटर है। यानी कि दो मैलेफिक ग्रह शनि और मंगल दोनों का जो डिस्पोजिटर है वो जुपिटर बनता है और यानी कि जुपिटर के पास मंगल और शनि की ऊर्जा भी है। अब शनि ग्रह यहां कैसा है? शनि 10th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है और शनि डिस्पोजिटर बनता है राहु का। तो शनि की ऊर्जा में राहु की ऊर्जा भी अवेलेबल है और यह जुपिटर के माध्यम से शनि, राहु और मंगल की एनर्जी सेकंड हाउस पर पहुंच रही है। यहां पर इनडायरेक्ट एफ्लिक्शन आ रहा है, हालांकि डायरेक्ट एफ्लिक्शन यहां पे नहीं है। लेकिन जब तीन ग्रहों का एफ्लिक्शन सेकंड हाउस में आ रहा है और एनर्जी के माध्यम से केतु की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, जब एनर्जी फ्लो के माध्यम से 8th हाउस की एनर्जी और 12th हाउस की एनर्जी भी सेकंड हाउस में पहुंच रही है, तो एफ्लिक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब भी हमें किसी हाउस को बहुत ज़्यादा डैमेज होते हुए हम देखेंगे ना, तो वहाँ पर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जैसे हाउसेस की एनर्जी भी पहुंचेगी और वहाँ पर मल्टीपल मैलेफिक प्लैनेट्स की एनर्जी भी पहुंचेगी। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में जुपिटर के माध्यम से मल्टीपल मैलेफिक प्लैनेट्स की एनर्जी पहुंच रही है और यहाँ पर एनर्जी फ्लो के माध्यम से केतु की एनर्जी, 8th हाउस की एनर्जी, 12th हाउस की एनर्जी भी सेकंड हाउस में पहुंच रही है। यानी कि सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा यहाँ पे है। पर सवाल ये उठता है कि सूर्य की दशा में ऐसा क्या हुआ कि ये घटनाएं गैम्बलिंग से रिलेटेड घटी और पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इस इंसान को अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी। देखिए, सूर्य शनि के नक्षत्र में है, यानी कि जब सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई तो शनि से रिलेटेड जो हाउसेज हैं वो भी एक्टिवेट हो गए। यानी कि 10th हाउस एक्टिवेट हो गया, 11th हाउस एक्टिवेट हो गया और 9th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो और शनि गोचर में इस समय ट्रांजिट जो कर रहा है वो 12th हाउस से गोचर कर रहा है। शनि इस समय यहाँ बैठा है गोचर में, ट्रांजिट में। ये 2.5 साल तक यहाँ रहेगा और इसी साल मार्च में शनि मीन राशि में एंटर किया था। अब एक चीज़ देखिए, ये 11th हाउस है प्रॉफिट का हाउस, लाभ का हाउस, और गोचर में शनि बैठा है यहाँ पे। तो 11th की एनर्जी 12th में जा रही है। एक तो ये यानी कि लाभ की एनर्जी नुकसान के भाव में जा रही है। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती है गोचर के माध्यम से कि सूर्य की दशा आते ही शनि एक्टिवेट हो गया। लेकिन शनि की जो यहाँ पर दशा थी वो प्रत्यंतर दशा थी। यानी कि शनि में जो सूर्य में जो दशा थी, अंतरदशा, वो जुपिटर की थी और फिर प्रत्यंतर दशा शनि की थी। तो सूर्य में जब अंतरदशा जुपिटर की थी तो जुपिटर भी एक्टिवेट हो गया और जुपिटर की राशियां भी एक्टिवेट हो गई, 12th हाउस और 9th हाउस। तो सूर्य में जब जुपिटर की अंतरदशा आई तो 12th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेट हो गए और सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गया। और जब प्रतंत्र शनि का आया इनका, यानी कि मई से लेके 23 जून के बीच में शनि का प्रतंत्र था इनका, और प्रतंत्र दशा थी तो छोटी, लेकिन उस दशा में ये जो 12th हाउस की एनर्जी है, शनि यहाँ से गोचर कर रहा है, 11th का वो लॉर्ड है और जुपिटर और शनि से रिलेटेड हाउसेस एक्टिवेट हो गए और ये सारी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो गई धन भाव से और इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए। अब शनि का जो प्रतंत्र था वो इनका निकल गया है तो स्थिति थोड़ा संभली है। लेकिन अगले साल सूर्य के अंदर शनि का अंतर आ जाएगा जो 1 साल तक रहेगा। यानी कि सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा इनकी 2026 के पूरे साल बरकरार रहेगी। तो उस समय स्थिति, सेम स्थिति जो पैसे के लॉस की है या किसी भी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस की है, वो अवश्य बनेगी और वो घटनाएं घटेंगी। अब यहाँ पर जब हमने डिस्पोजिटर की बात की तो हमने देखा शनि डिस्पोजिटर है राहु का, और इस हाउस में 11th हाउस के अंदर देखिए आप, इनके मांदी और गुलिक भी बैठे हैं। और कहा यह जाता है कि मांदी और गुलिक बहुत ज़्यादा मैलेफिक एनर्जी रखते हैं, शनि से भी ज़्यादा, और वो जब किसी भी हाउस में बैठते हैं तो वहाँ डैमेज करते हैं। मांदी और गुलिक जब 11th हाउस में बैठे हैं तो ये प्रॉफिट का हाउस है, तो ये प्रॉफिट का नुकसान पहुँचाएंगे। यानी कि ये जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो लॉस में चला जाएगा। ये मांदी और गुलिक यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं।
सेकंड, 11th हाउस इनके बड़े भाई का हाउस बनता है और 11th हाउस इनके फादर के सिबलिंग का हाउस बनता है, क्योंकि फादर का हाउस 9th है, तो 9 से तीसरा फादर के सिबलिंग्स का हाउस। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके जो बड़े भाई साहब हैं या जो आपके फादर के सिबलिंग्स हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं या कि उनकी हेल्थ कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मांदी और गुलिक यहाँ पर बैठे हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उनको कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं, मेंटली थोड़ा रिटार्डेड हैं, उनको इस तरह से हमें मतलब हमारे घर पे ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं और मेंटल सिचुएशन से वो निकल रहे हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पर साबित हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी ये प्रयास रहा बताने का आपको कि एनर्जी फ्लो के माध्यम से जो जन्म कुंडली होती है, जो राशि चार्ट होता है, जो D1 चार्ट होता है, वो एक एनर्जी फ्लो दिखाता है और वो ये प्रॉमिस बताता है कि व्हाट विल हैपन। डिविजनल चार्ट प्रोमिसेस को नहीं बताते, प्रोमिसेस पता चलता है घटना के घटने का आपको राशि चार्ट से। ये एरीज लगन की कुंडली है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली है, और मंगल जो है वो लगन का भी मालिक है और मंगल यहाँ पे 8th हाउस का भी मालिक है, 2 घरों का मालिक है। यानी कि जितने भी लोग एरीज लगन के पैदा होते हैं उनकी लगन की एनर्जी और 8th की एनर्जी का प्लेनेट सेम है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्म में लगन और अष्टम की एनर्जी उनकी मिलती है। अब नेक्स्ट, यानी कि 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स है, तो इनके जीवन में अप एंड डाउन्स और ऑब्स्टेकल्स और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी इनकी आप कह सकते हैं। सेकेंड, अब इन्होंने अपने इसी ड्यूरेशन में सूर्य की महादशा में बहुत कर्ज भी लिया, बहुत लोन लिया, इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया। तो वो कंडीशन देखिए आप, देखिए मंगल जो है वो कर्ज का कारक प्लेनेट है और मंगल इनका बैठा है 12th हाउस में और देख रहा है 6th हाउस को। शनि भी गोचर में यहां पर बैठकर 6th हाउस को देख रहा है और 6th हाउस पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। 6th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? बुध हुआ। बुध यहां पर बैठा है। ये शनि 6th के लॉर्ड को डायरेक्टली देख रहा है और 6th हाउस को 10वीं दृष्टि से देख रहा है। शनि यहां बैठा है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं ये प्लेनेट। मंगल यहां से बैठ के इस मरकरी को देख रहा है जो 6th का लॉर्ड है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 मरकरी पर पड़ रही है जो 6th का लॉर्ड है और इसी 6th हाउस में और इसी मरकरी पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि मंगल और शनि यहां पर 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, 6th हाउस में हाईली मैलेफिक एनर्जी बना रहे हैं। तो यहां पर ये इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति इस दशा के अंदर, शनि की दशा के अंदर, जुपिटर के अंतर के अंदर जो हाउसेज एक्टिवेट होंगे उसके अकॉर्डिंग कर्ज भी लेगा, यानी कि कर्ज लेगा, फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, फिर कर्ज लेगा और इस तरह से उसकी यात्रा रहेगी। और जब गैम्बलिंग शब्द की हम बात कर रहे हैं, यानी कि गलत तरीके से पैसे का नुकसान कर जाना, उसका बहुत बड़ा योगदान आता है 12th हाउस से। देखिए 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनकी एनर्जी कहीं भी जब पहुंचती है तो वो डिस्ट्रक्टिव ऊर्जा क्रिएट करती है। 8th हाउस में जब लॉसेज होते हैं तो व्यक्ति खुद अपने नुकसान का कारण बनता है, जैसे किसी ने बहुत पैसा कमाया और बाद में जाके आग लगा दी, तो 8th हाउस इस तरह के नुकसान की बात करता है। लेकिन 12th हाउस का जो नुकसान है वो उस तरह का नुकसान है कि व्यक्ति ऐसे पेड़ की टहनी पर बैठा है, जिस टहनी पर बैठा उसी टहनी को काट रहा है, इस प्रकार का नुकसान है। तो ये जो हाउसेज हैं 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनके अंदर नुकसान की ऊर्जा है, इनके अंदर प्रॉब्लम की ऊर्जा है, इनके अंदर ऑब्स्टेकल की ऊर्जा है, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। और ये तीनों हाउसेस की एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में जब 2nd हाउस से कनेक्ट होती है तो गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटी, पैसे का गलत ढंग से उपयोग करना और नुकसान फेस करना, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।